हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागाश्री अड्डा पे स्वागत है। मैं आज आप लोगों को संविधान के बारे में बताएंगे कि संविधान क्या है और संविधान के कौन-कौन से अंग हैं। लेकिन उसके पहले हम आप लोगों को यह बताएंगे कि संविधान जो शब्द है, उस शब्द का अर्थ क्या होता है। अर्थात संविधान जो है, अगर उसका संधि विच्छेद करेंगे तो कहीं न कहीं 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम, धन, विधान। देखिए यहाँ पे यह संविधान है और यह संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम, धन, विधान। सम का मतलब होता है समान। विधान का मतलब होता है नियम या कानून। ठीक। तो संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम, धन, विधान। सम का मतलब होता है समान, विधान का मतलब होता है नियम या कानून। ठीक। अर्थात कैसा कानून? तो समान कानून। अर्थात सभी लोगों पे समान कानून लागू होता है, सभी लोगों पे समान नियम कानून लागू होता है। ठीक है। तो संविधान का मतलब यही है कि समान कानून, कानून या नियम, सभी लोगों पे समान कानून या नियम लागू होता है। और यह संविधान जो है, संविधान कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। हम आपको हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो संविधान है, उस संविधान का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो उसके अनुसार संविधान जो है व्यंजन संधि में आएगा। और संविधान जो है जिसका 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम, धन, विधान, अर्थात समान नियम कानून, अर्थात सबके लिए समान नियम कानून होता है। ठीक। अब हम आते हैं कि संविधान की परिभाषा क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका परिभाषा क्या है। तो संविधान ध्यान रखिएगा, राज्य आबलिक सरकार। यहाँ पे राज्य आबलिक सरकार है, तो राज्य आबलिक सरकार, व्यक्ति आबलिक नागरिक। ध्यान रखिएगा, राज्य आबलिक सरकार, व्यक्ति आबलिक नागरिक के संबंध को क्या बोलते हैं? हम संविधान कहते हैं। राज्य आबलिक सरकार, व्यक्ति आबलिक नागरिक के संबंध को हम क्या बोलते हैं? संविधान कहते हैं। अब राज्य क्या है, सरकार क्या है, व्यक्ति क्या है, नागरिक क्या है, उसका अलग अलग देख रहे हैं। तो पहले हम राज्य का देखें कि राज्य होता क्या है, राज्य में कौन कौन सा भाग शामिल होता है। ठीक। तो राज्य जो होता है एक राजनीतिक संगठन होता है। राज्य क्या होता है? एक राजनीतिक संगठन होता है जो एक निश्चित क्षेत्र के भीतर लोगों पर शासन करता है। राज्य एक राजनीतिक संगठन होता है जो एक निश्चित क्षेत्र के भीतर, अर्थात उसकी एक सीमा होती है, उस सीमा के अंदर रहने वाले लोगों पर क्या करता है? वो शासन करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम राज्य कहते हैं। ठीक। अब राज्य कहते हैं तो राज्य क्या की कुछ भाग होता है, तो इस राज्य में 4 भागें मुख्य होती हैं। ध्यान रखिएगा, जो राज्य है, राज्य में 4 बातें मुख्य होती हैं। कौन कौन सा होता है? एक निश्चित भूभाग होनी चाहिए, राज्य का एक निश्चित भूभाग होनी चाहिए या एक भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। उसके अंतर्गत जनसंख्या होनी चाहिए, उसके बाद उसमें सरकार होनी चाहिए और उसके बाद उसमें संप्रभुता होनी चाहिए। ये 4 बातें अगर हैं तो कहीं न कहीं वो राज्य है। अब देखिए इसको कैसे। तो राज्य का अर्थ तो समझ गए कि राज्य एक राजनीतिक संगठन है जो एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर वो उसमें रहने वाले लोगों पर क्या करता है? वो शासन करता है। लेकिन जब एक निश्चित भूभाग की बात करते हैं तो निश्चित भूभाग में भूमि पे, ध्यान रखिएगा, उस भूमि पे निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर जो भूमि है उस पर, जो जल है उस पर और जो हवाई क्षेत्र है उस पर सिर्फ उसी का अधिकार होगा, किसी दूसरे देश या किसी दूसरे राज्य का अधिकार नहीं होगा। तो एक निश्चित भूभाग के भीतर, ध्यान रखिएगा, एक निश्चित भूभाग के अंदर एक भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें जो भूमि है, उसमें जो जल है, जो उसकी हवाई क्षेत्र है, उस हवाई क्षेत्र पर सिर्फ और सिर्फ उसी का अधिकार होगा, किसी दूसरे देश या राज्य का अधिकार नहीं होगा। ठीक।
अब देखिए, जब ये बातें शामिल हो गई है कि एक निश्चित भूभाग है, तो उसके बाद उसमें रहने वाले लोग भी शामिल होंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। तो एक उस सॉरी उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग क्या होंगे? जनसंख्या होगी। और जनसंख्या कैसी होगी? तो कहीं न कहीं वो नागरिकता प्राप्त किए होंगे, अर्थात उसके अंदर रहने वाले लोग क्या होंगे? वो नागरिकता प्राप्त किए होंगे, सिटीजनशिप प्राप्त किए होंगे। अगर वो नागरिकता प्राप्त नहीं किए हैं, तो इसका मतलब उस देश या उस राज्य का वह जनसंख्या नहीं है। ठीक, जैसे थोड़ा सा यहां से हट करके हम पहले हम व्यक्ति और नागरिक को समझ लें कि व्यक्ति क्या होता है, नागरिक क्या होता है। तो व्यक्ति वह होता है जिसे सरकार के तरफ से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, अर्थात वह नागरिकता नहीं प्राप्त किया है, राज्य की तरफ से उसे नागरिकता नहीं मिला है, तो क्या है? वह व्यक्ति के रूप में है। लेकिन उसी व्यक्ति को अगर उस राज्य का नागरिकता मिल जाता है तो क्या हो जाता है? वह नागरिक हो जाता है। कानूनी रूप से उसे मान लिया जाता है कि कहीं न कहीं इस राज्य का क्या है? वह व्यक्ति है, नागरिक है। लेकिन जब तक उसे नागरिकता नहीं मिला है, तब तक क्या है? वह व्यक्ति के रूप में है। नागरिकता मिल जाता है तो वह नागरिक के रूप में शामिल हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो जनसंख्या है, राज्य के अंतर्गत जो जनसंख्या है, जनसंख्या कैसी होनी चाहिए? तो वह नागरिकता प्राप्त जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक, अब हम आते हैं सरकार पे। सरकार क्या है? सरकार एक संगठन है जो कानूनी, ध्यान रखिए जाओ, जो कानून को बनाता है। सरकार क्या है? सरकार एक संगठन है। और कैसा संगठन है? तो संगठन के रूप में शामिल है और क्या करता है? कानून बनाता है। अर्थात सरकार के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल होती है। तो हम केवल यहाँ पे ये समझने का प्रयास करेंगे कि सरकार क्या होता है। तो सरकार एक संगठन है जो कानून बनाता है, टैक्स का वसूल करता है और सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करता है। ठीक, अपने लोगों पर ध्यान रखिएगा, अपने लोगों के ऊपर एक कानून बनाता है, कानून के साथ साथ टैक्स का वसूल करता है, साथ में कहीं ना कहीं यह भी जो है, जो सार्वजनिक सेवाओं का क्या करता है? वो प्रदान करता है लोगों को। तो क्या हो गया? सरकार हो गया। ठीक, अब हम आते हैं संप्रभुता पे कि संप्रभुता होता क्या है। तो संप्रभुता का मतलब है, ध्यान रखिएगा, कि एक ऐसा राज्य जो, ध्यान रखिए यहाँ पे, जो एक ऐसा राज्य स्वतंत्र शक्ति के रूप में है जिसके आंतरिक मामलों पे किसी बाहरी देश का अधिकार नहीं होता है। अर्थात एक ऐसा देश जिसपे आंतरिक मामलों में निर्णय लेने में स्वयं में सक्षम है, किसी दूसरे का अधिकार नहीं होता है, वो क्या होता है? संप्रभुता होता है, संप्रभु देश होता है। अगर थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं कि भारत जो है 1947 के पहले कैसा देश था? तो संप्रभु देश नहीं था, क्या था? एक औपनिवेशिक देश था, उपनिवेशिक देश था। अर्थात यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था। किसी भी मामले में निर्णय कौन लेता था? अंग्रेज लेते थे, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वह प्रशासनिक रूप से हो, चाहे वह सामाजिक रूप से हो। इन तीनों ही मामलों में निर्णय कौन लेता था? अंग्रेज लेते थे। हम क्या थे? एक मुख्य दर्शक के रूप में थे। लेकिन 1947 के बाद हम स्वयं अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने में क्या हो गए? सक्षम हो गए, अर्थात हम आजाद हो गए। जब सक्षम हो गए तो हम संप्रभु हो गए। इसके कहने का मतलब है कि एक राज्य के अंतर्गत चार बातों का होना निश्चित है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, एक जो है आपकी जनसंख्या होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, एक संप्रभु होना चाहिए, तब जाकर के उस राज्य का निर्माण होगा। जैसे थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चलते हैं, प्राचीन इतिहास की हिस्ट्री में, जो मौर्य काल में अगर हम देखेंगे तो उस मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका जो प्रधानमंत्री था कौटिल्य, उसने राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिया था। अर्थात उसने यह कहा कि राज्य के अंतर्गत सात बातें होनी जरूरी है। अगर सात बातें अगर हैं उस राज्य के अंतर्गत, तब जाकर के उस राज्य का निर्माण होगा और तब जाकर के पूर्ण से अपना योग पूर्ण रूप से वो अपना रक्षा कर पाएगा। जैसे मेन में क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री के बाद कौन होगा? अमात्य होगा। अमात्य के बाद क्या होगा? जनपद होगा। जनपद के बाद क्या होगा? दुर्ग होगा।
कोष होगा, सेना होगा और मित्र होगा। यह राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और यह बात किसने कहा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, उन्होंने यही कहा था कि राज्य के 7 अंग होना चाहिए। उसी तरीके से वर्तमान में जो राज्य का जो परिभाषा दिया गया है, उस राज्य की परिभाषा में 4 बातें होना जरूरी है। ठीक, वो कौन कौन सा है अभी आप देखे हैं। जैसे एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गया। अब हम जो है सरकार के बारे में समझेंगे। सरकार होता क्या है, सरकार के कितने अंग हैं। तो ध्यान रखिएगा, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाने वाली संस्था है, ठीक। कार्यपालिका कानून को लागू करने वाली संस्था है, जबकि न्यायपालिका न्याय दिलाने वाली संस्था है। अब ऐसे इसको समझें कि जो विधायिका है या व्यवस्थापिका है, किस तरीके से कानून बनाती है। तो पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस विधायिका में कौन कौन लोग शामिल हैं, तभी तो पता चलेगा कैसे कानून बनता है। तो इस विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं। अर्थात इन्हीं तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। और यही संसद क्या करता है कि हमको कानून बनाता है। जैसे अगर भी कोई भी कानून या बिल पेश करना हो तो पहले हम कहाँ जाएंगे? या तो लोकसभा में जाएंगे या तो राज्यसभा में जाएंगे। अगर माना कि हम कोई भी बिल लोकसभा में ले जाते हैं, तो लोकसभा में गए तो वहां क्या करेंगे? माना कि वहां से पास हो गया, जब लोकसभा से बिल पास हो जाएगा तो कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा में गया तो वहां भी बिल पास हो गया सॉरी, राज्यसभा से बिल पास हो गया तो राज्यसभा के बाद कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? सिग्नेचर कर देगा। सिग्नेचर करने के बाद, साइन करने के बाद वह बिल क्या हो जाएगा? कानून के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, कानून बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि विधायिका या व्यवस्थापिका में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होता है। और ये ही तीनों मिलकर के कानून का निर्माण करते हैं। और यह क्या होता है? संसद होता है। ठीक, यह बात समझ में आ गई। अब हम इसके बाद चलते हैं कार्यपालिका में। कार्यपालिका क्या होता है? यह कानून बनाने वाली संस्था है। ध्यान रखिएगा, कानून को लागू करने वाली संस्था है। कार्यपालिका कानून को लागू करने वाली संस्था है। और कैसे लागू करता है? यह 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका, एक होता है प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका जिससे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, ठीक। प्रशासनिक कार्यपालिका में सबसे बड़ा नौकरशाही कौन होता है? तो मंत्रिमंडलीय सचिव होता है ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक कार्यपालिका में सबसे बड़ा नौकरशाही कौन होता है? मंत्रिमंडलीय सचिव होता है। अब हम आते हैं राजनीतिक कार्यपालिका में, जिससे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। इस मंत्रिपरिषद में 4 तरह के मंत्री शामिल होते हैं। इस मंत्रिपरिषद में 4 तरह के मंत्री शामिल होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है आपका कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है, जिसे हम कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है, जिसे हम कैबिनेट कहते हैं। और यह कैबिनेट मंत्री किसी भी सरकार के सर्वोच्च स्तर के मंत्री होते हैं। ध्यान रखिएगा, यह जो कैबिनेट मंत्री होते हैं किसी भी सरकार के सर्वोच्च एक मंत्री होते हैं, सर्वोच्च मंत्री होते हैं, जो किसी भी निर्णय को लेने में इन्हीं को आमंत्रित किया जाता है। यह किसी भी निर्णय को लेने में इनको किसको आमंत्रित किया जाता है? इस कैबिनेट मंत्रियों को आमंत्रित किया जाता है, ठीक। जैसे और उन्हीं उच्च मंत्रियों को किसी न किसी उच्च पोस्ट पे अधिकार दिया जाता है। जैसे गृह मंत्री हुआ, जैसे रक्षा मंत्री हुआ, जैसे विदेश मंत्री हुआ, जैसे आपका वित्त मंत्री हुआ। तो ये क्या है? ये जितने भी आपका जितने भी ये मंत्रियों को रखा गया है, कहीं न कहीं उच्च मंत्री होते हैं। और इनको एक विभाग दिया जाता है, एक ऊंचे स्तर का विभाग दिया जाता है। और वो कैसे होते हैं? तो एक उच्च स्तर के मंत्री होते हैं और कहीं न कहीं किसी भी निर्णय लेने में इनको शामिल किया जाता है, ठीक। अब देखिए, यह जो है
जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सबसे उच्च स्तर के मंत्री होते हैं और निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, और इनको कहीं न कहीं विभाग दिया जाता है। कैसा विभाग? तो जैसे रक्षा विभाग, गृह विभाग, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री, इस तरीके से बनाया जाता है। इनको जो है, इनकी सहायता करने के लिए, ध्यान रखिएगा, इन कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करने के लिए एक राज्य मंत्री बनाया जाता है। इन कैबिनेट मंत्री की सहायता करने क्या बनाया जाता है? राज्य मंत्री बनाया जाता है। और राज्य मंत्री क्या करता है? इस कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है। ठीक। अब देखिए, इस राज्य मंत्री के बाद ये हम बनाते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये क्या करता है? ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट मंत्री की तरफ से एक विभाग दिया जाता है। ध्यान रखिएगा आप, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं उन्हें क्या किया जाता है? राज्य मंत्री की तरफ से जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके तरफ से एक विभाग दिया जाता है, और वह विभाग जो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री क्या करता है? सहायता करता है। यह राज्य मंत्री इस कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है, अर्थात इस राज्य मंत्री को इस कैबिनेट मंत्री की तरफ से एक विभाग दिया जाता है। ठीक। अब इस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का सहायता कौन करता है? तो उप मंत्री करता है। या उप मंत्री क्या करता है? इस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है और इसका क्या करता है? सहायता करता है। किसका सहायता करता है? तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का सहायता करता है कौन? उप मंत्री। ठीक। सॉरी। और एक इसमें एक ऐसा मंत्री भी होता है जिसे मंत्री बनाया जाता है लेकिन उसको कोई विभाग या पद नहीं दिया जाता। ध्यान रखिएगा आप, इस 4 मंत्रियों में एक ऐसा भी मंत्री बनाया जाता है लेकिन उसे विभाग नहीं दिया जाता है। तो कुल मिला जुला करके हम कहें, अगर इस मंत्री परिषद में 4 लोग शामिल होते हैं, वह 4 लोग कौन कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है जिसे कैबिनेट कहते हैं। एक होता है आपका राज्य मंत्री, ठीक, एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, एक होता है आपका उप मंत्री। तो इस तरीके से राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण होता है। अब हम आते हैं न्यायपालिका में। न्यायपालिका क्या होता है? न्यायपालिका न्याय दिलाने वाली संस्था होती है। ठीक। और न्याय दिलाने वाली संस्था है तो इसमें 3 प्रकार की संस्था होती है। ध्यान रखिएगा, इस न्यायपालिका में 3 प्रकार की संस्था होती है। कौन कौन सा होता है? लोअर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। लोअर कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है उसे लोअर कोर्ट बोलते हैं। हाई कोर्ट होता है जो उस राज्य के हाई कोर्ट होता है किसी भी राज्य का। सुप्रीम कोर्ट उस देश का एक होता है जहां पे सुप्रीम कोर्ट होता है। जैसे अगर हम कोई मामला है जो लोअर कोर्ट में गया है, डिस्ट्रिक्ट में गया है, अगर बाय द वहां से आप जीत जाते हैं या हार जाते हैं, जीत जाते हैं तो जो विपक्ष है वो जाएगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाएगा, केस दायर करेगा। अगर वहां क्या होगा कि वहां भी लगता है कि वो हार गया, फिर वो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर केस दायर करता है तो वहां से अगर जो भी निर्णय होता है उस निर्णय के तहत ही आपको उस निर्णय का मान्य करना है। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दे दिया वह निर्णय क्या है? मान्य है। ठीक। तो इस तरीके से यह संविधान की व्याख्या की गई है कि संविधान क्या है, संविधान के कौन कौन से अंग हैं, उस अंग के तहत उसका क्या क्या कार्य है, वर्क है। ठीक। तो इस तरीके से संविधान है।